नमस्कार बेटा, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, आज हम 17 लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विशिष्ट अवस्था में पोषण। यानी कि विशिष्ट अवस्था कौन सी है? धात्री अवस्था। धात्री अवस्था का मतलब क्या है? धात्री अवस्था का मतलब ये है कि जब शिशु का जन्म हो जाता है तो उस समय से लेकर के और जब तक शिशु माता का स्तनपान करता है तब तक इस अवस्था के अंदर माता का किस प्रकार से ख्याल रखना चाहिए और शिशु का भी किस प्रकार से ख्याल रखना चाहिए, और माता को धात्री अवस्था में माताओं को जो है पोषण संबंधी कौन कौन सी आवश्यकताएं होती है और उनका आहार आयोजन किस प्रकार का होना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में इस लेसन के अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, धात्री अवस्था शिशु के जन्म से लेकर के प्राय 1 वर्ष तक की अवस्था रहती है, तब तक कि जब तक कि शिशु जो है माता का स्तनपान करता है या माँ जब तक अपने शिशु को स्तनपान कराती है, इसे हम स्तनपान या फिर दुग्धपान की अवस्था भी कहते हैं। प्रश्न आता है दुग्धपान की अवस्था किसे कहते हैं या स्तनपान किसे कहते हैं? तो शिशु के जन्म से लेकर के 1 वर्ष या 1.5 वर्ष तक जब तक कि माँ अपने शिशु को स्तनपान कराती है, अपना दूध पिलाती है, ये अवस्था क्या कहलाती है? दुग्धपान की अवस्था कहलाती है या फिर स्तनपान कहलाता है। तो जन्म के पश्चात नवजात शिशु के लिए माँ का दूध सबसे अच्छा होता है, अमृत तुल्य होता है, पौष्टिक होता है ना, और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और यही प्रारंभिक भोजन एक ईश्वर का वरदान भी है। और माता का दूध हर एक शिशु के लिए जो है जन्म सिद्ध अधिकार है जो कि उसे मिलता है, और शिशु को मातृ दूध से वंचित नहीं हमें करना चाहिए। कई माताएं जो होती है वो अपने बच्चे को दूध पिलाना ठीक नहीं समझती है, लेकिन माता के दूध से पौष्टिक और कोई दूध जो है गाय भैंस बकरी किसी का भी दूध नहीं होता है। तो सभी माताओं को अपने बच्चे को जो है वो स्तनपान कराना चाहिए, और जन्म के पश्चात शिशु को स्तनपान अवश्य ही करवाना चाहिए। अब देखिए, माँ का दूध जो होता है, माँ के दूध में शिशु की वृद्धि और विकास और उसके समुचित पोषण के लिए सभी पोषक तत्व होते हैं, और शिशु प्रथम 3 महीने में केवल जो है माँ के दूध पर ही पलता है और उसको ऊपर से पानी भी नहीं दिया जाता। वैसे तो 6 महीने तक उसको जो है ऊपर का कोई पानी वानी लिक्विड नहीं दिया जाता है, सिर्फ माँ के दूध पर ही उसको रखा जाता है और रखा भी जाना चाहिए, है ना। और शिशु इसके बाद प्राय 1 से 1.5 वर्ष तक माता का दूध पीता है। पहले के ज़माने में तो 1.5 से 2 वर्ष तक जो है बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाता था और माँ के दूध पर ही उसको निर्भर रखा जाता था। लेकिन वर्तमान समय के अंदर जो है माताएं जो है बच्चों को 3-4 महीने दूध पिलाती है, फिर ऊपर से खिलाना पिलाना शुरू कर देती है, जिससे कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ पाती, उसको जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते, और बच्चे की जो है नींव जो है वो कमज़ोर रह जाती है ना। तो किंतु इस दौरान वह मात्र दूध के अतिरिक्त घर में बनने वाले ऊपरी आहार भी खाना शुरू कर देता है, और इस दौरान वह अपने पोषण के लिए आंशिक रूप से मात्र दूध पर भी निर्भर रहता है। यानी कि 2 साल के बाद, 1.5-2 साल के बाद आप उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से खिलाना शुरू करें, और हल्का फुल्का वो भी है ना, दाल का पानी है, चावल का पानी है, दाल चावल है, खिचड़ी है, ये खिला सकते हैं, सेरेलैक है ना, सूजी है। और धात्री माता का स्वस्थ, और इससे क्या होगा कि जो धात्री माता है उनका स्वस्थ, वो भी स्वस्थ रहेंगी, वो भी तंदुरुस्त रहेगी, है ना। और माँ अगर दुर्बल और कमज़ोर होगी तो दूध भी प्रॉपर नहीं बनेगा माँ के स्तनों में, और वह दूध भी बच्चों को नहीं पर्याप्त मात्रा में पिला पाएगी, जिससे कि माँ भी कुपोषित हो सकती है, और ऐसी दशा में बच्चा यदि माँ का दूध पी रहा है तो उसे भी वो भी कुपोषण का शिकार हो सकता है। तो माता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, और शिशु को माता का दूध जहाँ तक हो सके माता का दूध ही पिलाना चाहिए। ऐसे में शिशु की वृद्धि और विकास यथोचित रूप से नहीं हो पाती है यदि उसको बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता है तो, और वो दुर्बल रह जाता है, कमज़ोर हो जाता है ना, और फिर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि वह रोगों के संक्रमण की संभावनाएं उसमें अधिक बढ़ जाती है। अब देखिए, शिशु के लिए स्तनपान से होने वाले लाभ के विषय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। शिशुअवस्था में पोषण में दी जा चुकी है, हम इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। अब शिशु को स्तनपान कराना न केवल शिशु बल्कि माँ के लिए भी बहुत लाभप्रद होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि स्तनपान से माँ और शिशु में भावनात्मक संबंध जुड़े रहते हैं।
शिशु को स्तनपान कराने से माँ को आत्मिक संतुष्टि मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है और शिशु भी माँ के आंचल में मातृ स्नेह का अनुभव करता है ना। और वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उसे माँ का स्नेह मिलता है ना, प्यार मिलता है और शिशु और माँ के बीच में एक लगाव बन जाता है और एक सामाजिक संबंध की शुरुआत होती है ना। तो यहीं से वो जो है माता से संबंध बनाना शुरू कर देता है ना। उसका एक सामाजिक संबंध की शुरुआत हो जाती है। माँ से सबसे पहले वो जब माँ का दूध पीता है, स्तनपान करता है, तभी वो माता से अपने संबंध जोड़ लेता है। तो स्तनपान प्राकृतिक गर्भ निरोधक की भांति ही एक कार्य करता है, एक नेचुरल हम कह सकते हैं कि गर्भ निरोधक की तरह की भांति ये कार्य करता है। अब जो महिलाएं लंबे समय तक शिशु को स्तनपान कराती हैं तो वो देर से गर्भवती होती है ना। उन्हें फिर ऊपर से टैबलेट्स वगैरह लेने की नीड नहीं पड़ती है ना। तो स्तनपान कराने से गर्भाशय की मांसपेशियां जो होती हैं इनमें संकुचन भी होता है, गर्भाशय अपनी पूर्व आकृति में शीघ्रता से आ जाता है ना। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और स्तनपान के द्वारा ही माता के शरीर में गर्भावस्था के दौरान जो जमा फैट है, जो ऊतक है, जो दूध निर्माण के लिए काम में आता रहता है और माँ जो होती है 6 से 10 महीने में ही जो है अपनी गर्भावस्था से पूर्व का स्वरूप जो है वो प्राप्त कर लेती है, मतलब वापस पहले से स्लिम और अच्छे से स्वस्थ हो जाती है ना। वापस से अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त कर लेती है ना। स्तनपान कराने के लिए माँ को किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं करना पड़ता है और ना ही शिशु के लिए कोई विशेष भोजन व्यवस्था करनी होती है ना। वह तो शिशु को आवश्यकता अनुरूप उसकी मांग के अनुसार जो है सुपाच्य और पौष्टिक सुरक्षित दूध पिला सकती है। अब देखिए, स्तनपान कराने से माँ को स्तन कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। यदि स्तनपान नहीं कराते हैं तो कई प्रकार की बीमारियां माता को हो सकती है ना। और बच्चे को तो नुकसान है ही, साथ साथ माता को भी नुकसान है, लेकिन स्तनपान कराने से कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं उनकी होने की संभावना कम होती है। और एक स्वस्थ भारतीय महिला जो होती है इसको 850 ml दूध प्रतिदिन जो है वो स्रावित करती है। एक स्वस्थ भारतीय महिला की यदि हम बात करें तो धात्री अवस्था में जब वो शिशु को जन्म देती है तो 850 ग्राम यानी कि 3 पाव दूध के आसपास जो है वो प्रतिदिन जो है वो उसमें स्रावित होता है, इतना दूध बनता है। और उसके बाद इसकी मात्रा कुछ कम होकर के धीरे धीरे फिर 600 ml रह जाती है ना। और अध्ययनों के द्वारा तंदुरुस्त धात्री महिलाओं में 3 से 4 महीने तक इस दूध का सेवन 1000 मिलीलीटर यानी कि 1 किलो दूध के आसपास जो है वो बनता है ना। यदि एक स्वस्थ और तंदुरुस्त महिला है, धात्री महिला, तो वो 1 किलो दूध के आसपास उसमें जो है वो दूध बनता है। और जबकि दुर्बल और कमज़ोर महिलाएं यदि है तो 6 महीने में ही 600 से 700 ml जो है और इसके बाद 400 से 500 ml दूध स्रावित हो पाता है। इतना ही दूध उनमें उनके स्तनों में बनता है। तथा धात्री महिलाओं में स्तनों में कम दूध स्रवण के निम्न कारण हो सकते हैं। अब देखो, जो महिलाएं शिशु को जन्म देती है और यदि उनके स्तनों में दूध का स्रवण कम हो रहा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से कारण हैं इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहला कारण यहाँ पर यह है कि धात्री महिला का दुर्बल और कृशकाय, कम शरीर का भार, कुपोषित होना। या तो जो शिशु को जन्म देने वाली महिला खुद ही दुर्बल है ना, और उसके शरीर का भार भी कम है, वो खुद जो है स्वस्थ नहीं है, कुपोषित है, कुपोषण का शिकार है, तो फिर उसमें जो है वो दूध का श्रवण कम ही होगा। और यदि धात्री महिला में जो है पूर्ण पौष्टिक आहार जो है उसको नहीं मिल रहा है तो भी जो है दूध का श्रवण कम होगा, है ना। पोषक तत्वों से युक्त संतुलित आहार यदि वो नहीं ले रही है धात्री अवस्था में शिशु को जन्म देने के बाद, तो भी दूध का श्रवण कम होता है। धात्री अवस्था में व्रत या उपवास ज़्यादा रख रही है यदि महिला और भोजन पूर्ण रूप से व्यवस्थित तरीके से नहीं ले रही है तो भी जो है वो दूध का श्रवण कम होता है। इसके साथ साथ धात्री महिलाओं का आधुनिक विचारों वाला होना तथा जिससे कि स्तनपान को हेय दृष्टि से देखा जाता है ना। जैसे कुछ महिलाएं जो होती है वो सोचती है हमें स्तनपान नहीं कराना चाहिए, स्तनपान जो है ठीक नहीं है, या बच्चों को इससे पोषण नहीं मिलता है ना, वो समझती नहीं है इसके बारे में। और आधुनिक विचार वाली होने के कारण वो स्तनपान को हेय दृष्टि से देखती है तो भी जो है दूध का श्रवण नहीं हो पाता है।
इसके साथ साथ यदि धात्री महिलाओं का कामकाजी होने के कारण हो सकता है कि वो जॉब कर रही है, किसी काम को कर रही है, तो शिशु को 7 से 8 घंटे तक जो है वो उसके पास नहीं रहता है शिशु। यदि वो शिशु के पास नहीं रहेगी तो भी जो है वो दूध का सेवन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है ना। तो महिला कामकाजी होती है तो भी शिशु को 7 से 8 घंटे के लंबे समय के लिए जो है बिना स्तनपान उसको छोड़ना पड़ता है, जिसके कारण भी जो है दूध का सेवन फिर बंद हो जाता है धीरे धीरे। और माता के स्तनों के चुच्चुक का अंदर की तरफ धंसे होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। अब देखिए, या फिर स्तनों की दूध वाहिनियों में दूध जमा हो जाता है तो स्तन भारी हो जाते हैं, जिससे कि शिशु को दूध पीने में परेशानी होती है, तो भी दूध का स्रवण धीरे धीरे कम हो जाता है। और शिशु के होंठ, तालू, जीभ आदि में किसी प्रकार की विकृति हो जाती है तो भी स्तनपान करने में कठिनाई आती है। और दूध के निर्माण करने वाले हार्मोन यदि अल्प मात्रा में स्रावित हो रहे हैं तो भी जो है वो दूध का स्रावण कम होता है धात्री महिलाओं में। और धात्री अवस्था में बढ़ती हुई समय की अवधि, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो दूध जो है उसका स्रावण कम होता जाएगा। शुरुआत के महीने में 3 से 4 महीने, 6 महीने तक दूध का स्रावण अच्छा होता है, फिर धीरे धीरे वो पौष्टिक आहार लेना भी कम कर देती है और धीरे धीरे जो है कामकाज में ज़्यादा बिजी हो जाती है, बच्चे को ठीक ढंग से नहीं देख पाती, तो ऑटोमेटिकली जो है वो दूध का स्रावण भी कम हो जाता है। और माता का बहुत अधिक उत्तेजित और उद्वेलित होना भी, यानी यदि माता बहुत ज़्यादा उत्तेजित है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित है यानी कि बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रहती है या बच्चे पर ध्यान नहीं देती है या उसको बच्चे से कोई मतलब नहीं है, तो भी दूध का सेवन कम होता है ना। क्योंकि एक धात्री महिला को अपने बच्चे के साथ जो है भावना से जोड़ना पड़ता है, आत्मिक रूप से जोड़ना पड़ता है और मात्र स्नेह उसे जो है देना पड़ता है बच्चे को, तभी जा कर के जो है दूध का सेवन भी ठीक ढंग से होता है। तो ये सभी कारण थे जिनके कारण धात्री अवस्था में दूध का सेवन कम भी हो सकता है। अब किसी भी कारण से यदि शिशु माँ का दूध पीना यदि कम कर दे तो धीरे धीरे उसके स्तनों में दूध का निर्माण और श्रवण स्वतः ही कम हो जाता है। यदि किसी कारण से शिशु माँ का दूध कम पी रहा है या फिर कम जो है वो माता से लगाव है उसका, या कम जुड़ा हुआ है वो माता से, या माता उसको समय नहीं दे रही है, तो भी दूध का सेवन कम हो जाता है। और शिशु को बराबर पर्याप्त मात्रा में स्तन दुग्ध उपलब्ध होता रहे तो इसके लिए यह आवश्यक है कि धात्री माता स्वयं हष्टपुष्ट और तंदुरुस्त रहे, पर्याप्त पौष्टिक आहार वो अपने ले और वो शांत रहे, वो प्रसन्नचित मन से शांत वातावरण में शिशु को बेझिझक होकर के नियमित रूप से यदि स्तनपान कराती रहेगी तो स्तनपान में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि किसी प्रकार की परेशानी होती है तो हमें चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। तो ये सभी कारण थे जिनके कारण जो है धात्री अवस्था के अंदर दूध का स्रवण कम भी हो सकता है। तो माताओं को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, है ना। वो यदि स्वयं जो है स्वस्थ रहेगी, अस्पुष्ट रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी और पौष्टिक आहार लेगी तो ऑटोमेटिकली दूध का स्रवण भी अच्छा होगा और बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल पाएगा और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। अब देखो बच्चों, हमने ये देखा कि किस प्रकार से धात्री अवस्था के अंदर माता को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और स्वयं को हष्टपुष्ट और तंदुरुस्त भी रहना चाहिए। और माता के दूध के द्वारा ही शिशु की जो है पौष्टिक आवश्यकताएं पूरी होती है। यदि माता स्वस्थ रहेगी, अच्छे से जो है संतुलित आहार लेगी और पोषक तत्वों को अपने आहार में सम्मिलित करेगी तो ऑब्वियस है कि बच्चे को जो है पौष्टिक दूध ही मिलेगा और उसकी पौष्टिक आवश्यकताएं भी पूरी होती रहेगी। तो दूध पिलाने वाली जो माँ होती है न केवल स्वयं के पोषण के लिए भोजन करती है बल्कि वो शिशु का भी ध्यान में रख करके और उसे जो है वो पोषण लेना चाहिए, संतुलित आहार अपने भोजन के अंदर लेना चाहिए। तो अब हम एक सारणी देखने जा रहे हैं बच्चों कि धात्री अवस्था के अंदर किस प्रकार से दैनिक प्रस्तावित आहारीय मात्राएं हमें लेनी चाहिए। तो चलते हैं हम सारणी की ओर। अब देखिए बच्चों, ये सारणी पेज नंबर 95 पे तालिका 17.1 में देखिए, धात्री अवस्था के लिए दैनिक प्रस्तावित आहारी मात्राएं किस प्रकार से होनी चाहिए। NIN का मतलब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। 2010 के अनुसार ये आंकड़े बताए हैं कि धात्री अवस्था के अंदर इन पोषक तत्वों को इतनी मात्रा के अंदर महिलाओं को लेना चाहिए। यदि कम क्रियाशील महिलाएं तो उनको इतनी कैलोरी की आवश्यकता होगी, मध्यम क्रियाशील है तो उनको इतनी कैलोरी की आवश्यकता होगी, और यदि अधिक क्रियाशील है, अधिक श्रम करने वाली महिलाएं हैं तो उनको इतनी कैलोरी की आवश्यकता होगी, प्लस अतिरिक्त आवश्यकता इतनी होगी।
0 से 6 महीने के अंदर जब शिशु का जन्म हो गया, जन्म से लेकर 6 महीने तक इतनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होगी, और 6 से 12 महीने का जब शिशु होता है तो उस समय तक इतनी कैलोरी की आवश्यकता होगी अतिरिक्त मात्रा में, है ना। तो इतना अतिरिक्त उनको लेना चाहिए अपने पोषण के अंदर, अपने आहार के अंदर पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए। अब चलते हैं हम सारणी को देखते हैं। सबसे पहले ऊर्जा की यदि हम बात करें तो ऊर्जा किलो कैलोरीज के अंदर ली जाती है। यदि कम क्रियाशील महिला है तो उसको 1900 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होगी। मध्यम क्रियाशील यदि महिला है तो उसको 2230 किलो कैलोरीज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अधिक श्रम करने वाली महिला है, अधिक जो है क्रियाशील महिला है तो उसको 2850 किलो कैलोरीज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यदि वो धात्री महिला है, उसने शिशु को जन्म दिया है, तो 6 महीने तक उसको 600 किलो कैलोरीज अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और 6 से 12 महीने के अंदर उसको 520 किलो कैलोरीज ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा है। अब चलते हैं, यदि हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कितनी मात्रा में आवश्यकता होगी। यदि कम क्रियाशील महिला है तो उसको 55 ग्राम जो है वो प्रोटीन की आवश्यकता होगी। मध्यम क्रियाशील को भी 55 ग्राम, और अधिक क्रियाशील है तो उसको भी 55 ग्राम। और यदि वो धात्री अवस्था में है, शिशु को उसने जन्म दिया है, तो 6 महीने तक उसको 19 ग्राम प्रोटीन अतिरिक्त लेना होगा। और 6 से 12 महीने के अंदर 13 ग्राम प्रोटीन और अतिरिक्त मात्रा में लेना होगा। समझ में आया। इसी प्रकार से वसा की बात करें तो वसा भी जो है फैट जो है 20 ग्राम जो है फैट कम क्रियाशील महिला के लिए, मध्यम क्रियाशील के लिए 25 ग्राम फैट, और अधिक क्रियाशील के लिए 30 ग्राम फैट की आवश्यकता होती है। और यदि वो धात्री अवस्था में है, शिशु को उसने जन्म दिया है और शिशु उसका दूध पी रहा है, तो उसको 30 ग्राम जो है अतिरिक्त वसा की आवश्यकता होगी। और 6 से 12 महीने तक भी 30 ग्राम वसा की आवश्यकता होगी। ठीक उसी प्रकार से कैल्शियम, तो 600 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होगी कम क्रियाशील महिला को, मध्यम क्रियाशील को 600 मिलीग्राम, और अधिक क्रियाशील को भी 600 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होगी, है ना। और यदि वो धात्री अवस्था में है, उसने शिशु को जन्म दिया है, शिशु उसका दूध पी रहा है, तो उसको 1200 जो है मिलीग्राम अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होगी। और 6 से 12 महीने के अंदर भी उसको अतिरिक्त जो है वो 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से आयरन, और फिर इसके बाद बीटा कैरोटीन, थायमीन्स, विभिन्न प्रकार के जो है वाइटामिन्स जो है नीचे दे रखे हैं। राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, पिराडिक्सिन है, पिरिडॉक्सिन है, विटामिन सी है, आहारीय फोलेट है, विटामिन B12 है, मैग्नीशियम है। इन सभी की अलग अलग मात्राएं दे रखी है कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील महिला के लिए। और यदि वो धात्री अवस्था में है तो अतिरिक्त उनको कितनी मात्रा में जो है इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इस सारणी को आप स्वयं आगे देख करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, इस तालिका को देखने से हमें ये पता चलता है कि जो धात्री अवस्था होती है उसमें लोहा, आयरन और मैग्नीशियम को छोड़ करके अन्य सभी पोषक तत्वों की अतिरिक्त मात्राएं जो है वो यहाँ पर दी गई है। और धात्री महिला के समुचित पोषण और स्तन दूध निर्माण के लिए, श्रवण के लिए आवश्यक है कि धात्री अवस्था के दौरान प्रस्तावित पोषक तत्वों की इन अतिरिक्त आवश्यकताओं को विविध श्रेणी की क्रियाशीलता के आधार पर जो है सामान्य आवश्यकताओं में जोड़ देना चाहिए, है ना। और इस अवस्था में महिला के लिए पोषक तत्वों की कुल आवश्यक मात्रा जो है वो ज्ञात की जा सकती है। हम ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से। अब देखिए, धात्री अवस्था में अतिरिक्त ऊर्जा की मांग की पूर्ति दोनों ही स्रोतों से होती है। एक तो धात्री अवस्था में दैनिक प्रस्तावित अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यक मात्रा से, और जिसकी पूर्ति प्रतिदिन आहार के माध्यम से हो जाती है। और दूसरा, गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर में संचित जो फैट होते हैं, फैटी टिश्यूज़ जो होते हैं, इस अवस्था के लिए जो है आयरन तत्व की अतिरिक्त मात्रा भी प्रस्तावित या नहीं की गई है, क्योंकि जन्म के समय प्रथम 3 महीने की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शिशु जो होता है वो माँ के शरीर से उत्पन्न जो लीवर होता है उसमें आयरन जो तत्व होते हैं वो संचित कर लेता है। और ये आयरन जो होता है, इस आयरन लवण की पूर्ति जो होती है माता के दूध से नहीं होती है, क्योंकि माता के दूध में लौह तत्व नहीं पाया जाता है ना। तो अब धात्री अवस्था के अंदर मासिक स्राव न होने के कारण से प्रतिमाह रक्तस्राव के द्वारा होने वाले लौह तत्व का नुकसान भी नहीं होता है ना, क्योंकि जब तक माँ जो है शिशु को दूध पिलाती है धात्री अवस्था में, तब तक वो पीरियड से भी नहीं होती है ना। तो इससे आयरन का नुकसान भी नहीं होता, इसीलिए आयरन की अतिरिक्त मात्रा इसके अंदर नहीं दी गई है। और अतः धात्री अवस्था में अतिरिक्त लौह तत्व की आवश्यकता नहीं होती है, जिस प्रकार से हमने अभी सारणी के अंदर देखा था। एक बार फिर से वापस देखते हैं। अब देखिए, ये लौह तत्व
है ना। अभी मैंने कहा कि लौह तत्व आयरन की आवश्यकता नहीं होती अतिरिक्त मात्रा में धात्रिय अवस्था में। देखो यहाँ पर वैसे तो कम क्रियाशील जो महिला है उसको 21 मिलीग्राम जो है 21 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। मध्यम क्रियाशील को भी 21 और अधिक क्रियाशील को भी 21 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि वो धात्रिय अवस्था में है तो उसको अतिरिक्त आयरन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर डैश डैश दे रखा है, समझ जाएंगे अब आप कि धात्रिय अवस्था में अतिरिक्त आयरन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि धात्रिय अवस्था में उनके पीरियड्स बंद रहते हैं, जिसके कारण अतिरिक्त रूप से जो है ब्लड की कमी भी नहीं होती, इसीलिए उन्हें आयरन की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होती है ना। अब देखिए आहार व्यवस्था, मतलब धात्रिय अवस्था के अंदर किस प्रकार से हमें आहार व्यवस्था करनी चाहिए कि उससे धात्री महिला भी स्वस्थ रहे और शिशु भी स्वस्थ रहे। तो प्रसव के उपरांत 1.5 महीने के अंदर या फिर 40 दिन के दौरान धात्री महिला की विशेष रूप से देखभाल की जाती है। बिल्कुल उनकी तिल के तेल से मालिश की जाती है, गर्म पानी से उनको स्नान कराया जाता है, उन्हें जो है पर्याप्त मात्रा में आराम दिया जाता है और विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ जो है अजवाइन है, धनिया है ना, गुड़ है, गोंद है, बादाम है, विभिन्न प्रकार के किशमिश है, मुनक्का है, ये सभी ड्राई फ्रूट्स मिला करके लड्डू अगर बनाए जाते हैं और उनको दिया जाता है ताकि उनको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल सके। धात्री अवस्था में महिला को उच्च ऊर्जा और उच्च प्रोटीन युक्त संतुलित भोजन जो है वो दिया जाता है और इस दौरान धात्री महिला को देसी दवाइयाँ जैसे अजवाइन है, सौंठ है, लोध है, कमरकस है, गोंद है, सुपारी है, हल्दी है, बत्तीसा है आदि से बने मीठे व्यंजन यानी कि लड्डू बना करके और खाने के लिए दिए जाते हैं, उनको रोटी नहीं दी जाती है ना। और ये व्यंजन अत्यधिक घी, गुड़ और शक्कर और सूखे मेवे जैसे काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, फूल मखाने है ना, नारियल आदि डाल करके बनाए जाते हैं और ये व्यंजन उच्च शर्करा और प्रोटीन, वसा और खनिज लवण से युक्त होते हैं, जो कि महिला को दुग्ध स्रवण हेतु अतिरिक्त ऊर्जा, प्रोटीन और अन्य पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं। अब देखिए साथ ही साथ ये दवा के रूप में भी उपयोगी होते हैं और इन व्यंजनों के उपयोग से माता का जो दूध निर्माण है और श्रवण जो है उसमें वृद्धि होती है और धात्री महिला की शारीरिक दुर्बलता दूर करने में, रोग प्रतिरोधी क्षमता बनाए रखने में और शरीर का तापमान नियंत्रण करने में भी मदद मिलती है ना। और इससे धात्री महिला भी स्वस्थ रहती है और बच्चा भी स्वस्थ रहता है। इनके उपभोग से धात्री महिला को हाथ पैरों और कमर और पेट के दर्द और ऐंठन में भी आराम मिलती है, क्योंकि उनकी 1.5-2 महीने तक उनकी मालिश भी करवाई जाती है, बच्चे की मालिश भी करवाई जाती है गर्म तेल से, है ना। और हल्दी पीठी भी की जाती है जिससे कि उनकी सारी थकान उतर जाती है, वापस से उनको जो है पहले पूर्वावस्था का अनुभव होने लगता है और पहले की तरह वापस से उनका शरीर बैलेंस हो जाता है। और इन दवाओं की गर्मी से गर्भाशय से होते हुए रक्तस्राव पर नियंत्रण भी हो जाता है ये दवाइयाँ लेने से, खाने से, और गर्भाशय को पुनः वापस गर्भाशय अपने पूर्व आकृति में आ जाता है और सफाई की प्रक्रिया में भी वृद्धि हो जाती है। महिलाएं शीघ्र ही स्वस्थ और महसूस करने लगती है। और इन दवाओं युक्त व्यंजनों को धात्री महिला को सुबह गर्म दूध के साथ दिया जाता है। तो बच्चों अजवाइन और बत्तीसे का पानी उबालकर उनको दिया जाता है। तो ये बत्तीसा क्या है, जैसा नाम से ही मालूम चल रहा है कि 32 प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों से मिलकर बना होता है, जड़ी बूटियों से मिलकर बना होता है और इनका पानी उबाल करके धात्री महिलाओं को दिया जाता है ताकि उनके शरीर की सफाई भी हो जाती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और दुग्ध का श्रवण भी अच्छे से होता है और धीरे धीरे जो है धात्री महिलाएं भी वापस उनका शरीर पुनः वापस बैलेंस हो जाता है और वो स्वस्थ हो जाती हैं। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। कल हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।